माइंडसेट के साथ आते हो ना, तो ये सारी चीजें ना फिर साइड में रह जाती हैं। जो शायद हफ्ते में 10 दिन पार्टी करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, सिर्फ पार्टी ही करते हैं। सो ये मिथ है, कोई आपको ऐसे नेटवर्किंग करके काम नहीं देता यहाँ पर। वो लोग सिर्फ इसलिए आपको काम नहीं देंगे कि आप पार्टी में बहुत अच्छा नाच रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को ऐसे काम मिला है। आपको जाके रीच आउट करना पड़ेगा। आप सिंसियरली बात कीजिए, बोलिए भैया मैं हर महीने जाइए, लगातार जाइए। आप बताइए मेकर को कि मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ, एंड आई रियली वांट टू वर्क विद यू, एंड आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग दैट यू आस्क मी टू डू। यू विल गेट टू वर्क 110% यू विल गेट। सर कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी लोग उठा सकते हैं। वो आदमी अगर सामने आके बैठा है, इसका मतलब है वो काम मांगने आया है। जो हमारी फील्ड है ना, इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो आप डेटा के पीछे भागेंगे या आप डेटा बनेंगे। हम नंबर्स देखकर कास्ट करते हैं पहले तो, दैट्स वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक 30 सेकंड और एक मिनट की रील होल्ड करने में। मुझे नहीं पता है कि मैं चैनल हेड के सामने बैठा हूँ। मुझे ऐसा समझ में आता है कि टीवी में कहानी नहीं पता होती आपको। आई थिंक उन्होंने कभी इस तरह से मुझे वो जताया भी नहीं कि मैं एक चैनल हेड हूँ। रियलिटी शो आपने झलक दिखला जा किया है, बाकी रियलिटी शोज क्यों नहीं? बिग बॉस, अब तो बहुत सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं। और डांस सिर्फ करना नहीं था, सीखना था, वो मेरा लालच था। कहते हैं कि रियलिटी शो करो तो एक आपके करियर को किक मिलता है, कि काम मिलने लग जाते हैं। वही ना, क्या काम मिलना है। भाभी भौजी ऐसा हो गया, भौजी वैसा हो गया, तो इज मोर क्लोज टू हर। मेरे भीतर के अंतर्द्वंद्व को तुमसे अधिक और कौन समझेगा सीधे। मेरे भीतर जल रही क्रोधाग्नि तभी शांत होगी जब मैं अखंड भारत बना लूंगा। कभी राम बनकर मर्यादा निभाई तो कभी रुद्र बनकर तबाही मचाई, और इनकी एक्टिंग है एकदम कड़क, दिखते हैं एकदम झकास, और लड़कियां जब भी इनको देखती है तो कहती हैं ओ माय गॉड ही इज सो क्लास। तो आज हमारे साथ है आशीष शर्मा जी, जो आज जिनके साथ हम करेंगे बकैदी अनलिमिटेड और जानेंगे कि उनके कई सारे राज के बारे में। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच। क्या बढ़िया कविता कही है आपने। थोड़ी बहुत मैंने कोशिश करी है, आप जितनी अच्छी तो मैं नहीं लिख पाई हूँ। मैंने शुरू से देखा है टीवी, हम सब ने आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, बट मेरे को एक चीज जानी है। हमने देखा काफी इंटेंस आपने रोल किया है, बट मुझे जानना है कि वो छोटा सा आशीष कैसा था बचपन में, क्या आदत थी उसकी जो अभी तक गई नहीं है? आई थिंक डे ड्रीमिंग की आदत नहीं गई है अभी तक, और ओवर थिंकिंग की आदत नहीं गई है अभी तक। मैं फेजेस से मेरे जीवन में, जब मैं छोटा था तो मैं इंट्रोवर्ट भी था और शांत भी बहुत था, पर अकेले में मैं बहुत उद्दंड था, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे कांड करता था मैं अकेले, पर अकेले सोच सोच के कर लेता था। और फिर धीरे धीरे वो जो अकेलापन था फिर वो दोस्तों में तब्दील हुआ। दोस्तों के साथ में फिर बहुत शैतानियाँ करनी स्टार्ट की, पर मेरी शैतानियाँ पकड़ी नहीं जाती थी कभी। तो मैं बहुत चालू था उस मामले में, छुपा लेता था कि कांड करके बच के निकल जाता था मैं। और बचपन में अगर जैसे कहें तो अकेले ही मैं जैसे हम लोग जब दादाजी के घर पे थे, तो छोटा सा गांव है था, अब तो काफ़ी बड़ा टाउन हो गया, राजस्थान में नौहर। और वहाँ पे हमारे गाय थी, एक तरफ भैंस थी। तो मैं बहुत छोटा था उस समय, तो मुझे याद है मॉम गोबर से पूरा आंगन लीपती थी, और मैं छोटा सा तो मुझे वो उसमें बिठा देती थी वॉकर में। आई वॉज अ वेरी हेफ्टी किड, बहुत मोटा था जब मैं छोटा था तब भी, कि जब मैं 6 महीने का था तो वो मुझे ऐसा वॉकर में बिठा देती थी और मैं पूरे घर में ऐसा गोल गोल घूमता रहता था। एंड जो मोहल्ले की पूरी लड़कियां थी स्पेशली, वो मुझे दिन भर गोदी में उठाए पूरे गली में घूमती थी। और ऐसा तो मैंने बस सुना है। सो आई थिंक वो तभी से I was a charmer, I think. ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जैसे बोला कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाती थी, बट आप जिस बैकग्राउंड से आते हो वो ऑफिसर थे, तो क्या कांड करते थे स्कूल में? कैसे चोरी नहीं पकड़ी जाती थी? स्कूल में कभी बंक किया हो तो डांट पड़ी? हर दिन बंक किया है स्कूल तो मैंने, मतलब तकरीबन एवरी डे आई यूज्ड टू बंक। मेरी चोरी पकड़ी जाती भी थी तो नज़रअंदाज कर दी जाती थी, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, पर मैं बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा था। सो आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, आई वाज वेरी गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो स्कूल की हर टीम में मैं था, स्कूल के बहुत सारे जितने प्रोग्राम्स होते थे, ड्रामेटिक्स में मैं सबसे आगे रहता था। सो वहाँ पर मैं आई यूज्ड टू विन एवरी कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल। तो मैं ड्रामेटिक्स में जीत जाता था, क्रिकेट में हम लोग जीतते थे, बास्केटबॉल टीम में था, वॉलीबॉल टीम में था। सो टीचर्स थोड़ा सा फेवर करते थे, तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर था मुझे लेके। जैसे आई स्टिल रिमेंबर माय स्पोर्ट्स टीचर इन आवर स्कूल,
एंड ही स्टिल देयर एंड ही स्टिल रिकॉल्स दैट वेरी वेरी फॉन्डली. उस वक्त मैं फास्ट बॉलर था और शोएब अख्तर उस वक्त नए नए आए थे और वो बहुत पॉपुलर थे, तो मेरे भी बाल ऐसे मैंने लंबे लंबे रखे हुए थे उनकी तरह. स्कूल में अलाउड नहीं था. सुबह सुबह वो खड़े होते थे पोस्ट असेंबली एंड ही यूज्ड टू ग्रैब मी बाय माय हेयर एंड बोले इनको कटा ले. तो आई वाज लाइक अगर सर कटा लूंगा तो बॉलिंग नहीं करूंगा. एंड देन ही यूज्ड टू लाइक बॉलिंग का तेरे Blackmail? बाल से क्या लेना देना. मैं नहीं करूंगा बॉलिंग कर, बाल कटवाने बोलोगे तो देन ही यूज्ड टू से अच्छा ठीक है सुबह थोड़ा चिपका के आया कर. तो सुबह सुबह ऐसा ऐसा करके एंड बच के निकल जाता था. तो ऐसे बच जाता था. ओह, आई थिंक आई यूज्ड टू बी ब्लैकमेल थोड़ा हाँ मैं बहुत. ब्लैकमेल कर लेता था या दे यूज्ड टू जस्ट लाइक मी अदरवाइज. तो वो हर जगह से बच जाता था. मॉम भी ऐसे छोड़ देती थी क्योंकि मुझसे मासूम सी शक्ल बना लेता था. तो फिर भी पिटाई तो होती थी पर बच जाता था. सर मॉम का आपने जिक्र किया है, तो मॉम के साथ मतलब कैसे, जैसे आप बड़े होते गए फिर आपने इंडस्ट्री में कदम रखा, तो वो चीजें कैसे इवॉल्व हुई, जो रिश्ता है वो धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ? बहुत इवॉल्व हुआ. बट आई थिंक माई मॉम इज अ वेरी प्रोग्रेसिव वुमन सिंस द वेरी बिगनिंग. वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस वाली हैं. वो भले ही छोटे कस्बे छोटे गांव वहाँ से आती हैं, लेकिन फिर कैसे, क्योंकि पापा वाज एन IAS ऑफिसर RS ऑफिसर एंड देन ही केप्ट वो प्रमोट होते गए एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान जिन्होंने ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान को एस्टैब्लिश किया. उनके साथ फिर मॉम थी, तो शी ऑल्सो हैड टू इवॉल्व अलॉन्ग विद हिम एंड वो धीरे धीरे वो इवॉल्व होती गई उनके साथ में. पर आई थिंक शी वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ द हाउस जिन्होंने घूंघट हटाया. शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन द हाउस जहाँ पे जो वो बोलती थी वो होता था. तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में उन्होंने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया. और क्योंकि अकेले ही हमको पाल रही थी, पापा होते नहीं थे. हाँ. और बस मैं और मेरे माय एल्डर ब्रदर हम दोनों ही थे एंड पापा उतना होते नहीं थे. पापा यूज्ड टू गेट ट्रांसफर्ड, फिर वो आगे चले जाते थे, फिर हम लोग पीछे अपना पूरा स्कूल खत्म करके मॉम के साथ ही पूरा हमने पैकिंग किया एंड मॉम यूज्ड टू डू इट अलोन. शी वाज अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन सिंस द वेरी बिगिनिंग. पूरा घर चलाना और दो लड़कों को पालना आसान नहीं होता है, जो ज़्यादा जिनमें एज गैप ना हो. और हम बहुत ही उद्दंड थे दोनों. तो वो उन सबको मैनेज करना, पापा तक बात कभी गई नहीं. और तो आई थिंक शी वॉज अ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एंड इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग. और ओवर द ईयर शी ऑल्सो केप्ट इवॉल्विंग विद सर्कमस्टांसेस, विद सिचुएशंस. और आई थिंक मेरे यहाँ आने के बाद जब मैं मुंबई आया, बहुत आई केम व्हेन आई वाज 21 एंड मैंने बस अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं यहाँ पे आ गया था. सो मैंने बहुत बड़ा समय उनसे दूर बिताया. बट आई थिंक वो दूरी जो थी वो मेड माई रिलेशनशिप विद माई मदर मोर इवॉल्व, क्योंकि उन्हें मैं समझ में आता था. हाँ. तो शी यूज्ड टू लिसन टू मी, शी वाज माय फ्रेंड. और उन्हें मैं समझ में आता था, उनसे मैं कोई भी बात कर सकता था. आई मीन अगर मेरे गर्लफ्रेंड्स भी थे कभी तो आई यूज्ड टू शेयर विद हर, उनको पता होता था. एंड मैं छुपाता भी था कि मेरी फ्रेंड है, तो वो समझ जाती थी अच्छा बड़ा तेरी फ्रेंड है ये. एंड मेरी शादी में भी आई थिंक शी वाज द फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड कि मॉम अर्चना है और आई वांट टू गेट मैरिड टू हर एंड दिस एंड दैट. एंड शी अंडरस्टूड इट एंड उन्होंने ही बोला अर्चना को बेसिकली कि आई थिंक मुझे लगता है कि तुम संभाल लो इसे. आई थिंक दैट्स द रिलेशनशिप आई हैव विद माई मॉम एंड दैट केप्ट इवॉल्विंग. अब तो खैर शी इज स्टेइंग विद अस ओनली सिंस पास्ट 2 years एंड शी इज हियर इन मुंबई एंड आई थिंक इट हैज गॉटन बेटर. इट हैज गॉटन वेरी वेरी क्लोज. वो माँ बेटे वाला रिश्ता है नहीं होता. हाँ उतना नहीं है वो. मतलब इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स. मतलब हर तरह की बात, हर किस्म की बात वी कैन टॉक एंड वी कैन शेयर एंड बहुत ही दोस्ती वाला रिश्ता है. अगर मैं पूछूं कि जयपुर का जो आशीष था उसने कब डिसाइड किया कि मुझे मुंबई आना था, और मुंबई आना एक्साइटिंग था या फिर टेरिफाइंग था? बहुत एक्साइटिंग था. मैं तो मर्जी से आया था और बहुत ही डिसाइड करके आया था कि मुझे मुंबई जाना है. तो एक इंसिडेंट हुआ था बहुत पहले. एक रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था ऑफ सिने स्टार्स की खोज नाम से एक. और उसमें एक्टर्स को दे वर फाइंडिंग एक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. तो जयपुर में जब उसके ऑडिशंस थे तो वहाँ से मैंने कुछ 700-800 बच्चे थे, उसमें से मैं सेलेक्ट होते होते फाइनल 3 में आया. फाइनल 3 में जो टॉप 2 थे उन्हें मुंबई आना था मुंबई राउंड्स के लिए. और फाइनल राउंड चल रहा था. जजेस थे आई थिंक साजिद खान एंड सोनाली बेंद्रे एंड अनुराग बसु. सो दे वर देयर एंड पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था. और आई स्टिल रिमेंबर माई कंटेस्टेंट नंबर वॉज 21 एंड आई केम थर्ड. फाइनल डिसीजन में मैं टॉप 2 में नहीं आया, हार गया मैं. और सारा ऑडियंस चिल्ला रहा था 21 21 21 21.
पर हुआ नहीं मेरा. सो आई केम बैक टू द ग्रीन रूम. मैं ग्रीन रूम में बैठ के अपना सामान पैक कर रहा था. देन वन गाय एंटर्ड, रोते हुए आया प्रोफ्यूजली. भाई आपका होना चाहिए था, भाई आपका होना चाहिए था. और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं हारा हूँ, मुझे रोना चाहिए, तू क्यों रो रहा है? एंड देन मुझे कंसोल कर. एंड देन आई कंसोल्ड हिम, लाइक नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, हैपेंस. पैक्ड माई बैग, आई केम आउट और मैं पार्किंग तक वॉक करके जा रहा था. सो पूरी भीड़ साथ में जा रही थी. एवरीबडी ऑन द वे हु मेट मी सेड द सेम थिंग, भैया आपका होना चाहिए था, बेटा तुम्हारा होना चाहिए था, भाई तुम्हारा होना चाहिए था. सो दे केप्ट सेइंग दैट एंड इट केप्ट रिंगिंग समथिंग इनसाइड मी. जब मैं घर पहुंचा उस रात मैंने पापा को बोला कि आई थिंक इट्स टाइम दैट आई वांट टू गो टू मुंबई. एंड ही सेड ऐसा क्यों लग रहा है? आई सेड कि मैं हारा हूँ आज, बट जिनके लिए मैं ये करना चाहता हूँ दे ऑल लव्ड मी. सो आई एम नॉट हियर टू गेट सिलेक्टेड. दिस वाज द साइन दैट आई वाज वेटिंग फॉर. बिकॉज जिनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, विच इज़ द ऑडियंस, यूनैनिमसली अगर उन्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है या मैं उन्हें किसी भी प्रकार से आज भी अगर मूव कर पा रहा हूँ एंड दे आर फाइंडिंग मी फिट फॉर इट, so then this is what I want to do for the rest of my life. Then my father said a very beautiful thing. He said, अगर वहाँ जाना है ना बेटा तो चक्काचौंध में पढ़ के नहीं जाना है, फिर इसकी पढ़ाई करो, प्रोफेशनली इसकी पढ़ाई करो. And that's when I took an admission in Anupam Kher's Actor Prepared. So फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई की. So I think when I came to Mumbai, that was the point when I decided to come to Mumbai. And decision लेकर आया था तो नर्वस नहीं था बिल्कुल भी, ना डरा हुआ था, बहुत एक्साइटेड था, बहुत छोटा था, यंग था, पर डर नहीं था मेरे अंदर कि मुझे वहाँ कोई नहीं आया मुंबई में. उसके पहले मेरे साथ पुष्टम में किसी ने मुंबई नहीं देखी थी. तो आई वाज लाइक कि आ जाता हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है. स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक फैमिली, तो सबको लगता है कि भाई वैसे ही कोई आप करियर चुनेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप आईएएस बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा ही प्रोफेशन आपके लिए सोचा जाता है. और आसपास भी सब यही सोच रहे थे. और मैंने कहा मैं तो भाई एक्टर बनूंगा, चला आया यहाँ पे. बट सर वो जो क्राउड में से अगर लोग नहीं आते, जब आप बैग पैक कर रहे थे तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तब भी सोच लिया था कि जाना है, क्योंकि जब आप क्राउड आया तब फिर आपको लगा कि यार लोग बोल रहे हैं? नहीं, उस समय तो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिजेक्टेड, आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो, डिसहार्टेंड फील करते हो. उस वक्त ऑब्वियसली आई वाज फीलिंग कि आई डिजर्व्ड इट एंड आई डू नॉट नो व्हाई, व्हाट वेंट रॉन्ग. आई स्टिल डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट आई थिंक ये होना था. एंड यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे ऑफ कंस्पायरिंग. और आई थिंक यूनिवर्स वांटेड मी टू लूज because I could sit here today and talk about it. And when I can enjoy my journey, वो जर्नी की शुरुआत वहाँ से होनी थी और इसीलिए मुझे हारना था. तो कभी कभी हमें लगता है कि हम फेल हो गए हैं तो that's the end of the world. But I think failure at times is beginning of something very very exciting and very very new. I think that failure was needed and that failure ignited this beautiful journey that I've had till date. सर आप मुंबई आ गए, देन आपने थिएटर्स भी किया. मुंबई में राजस्थान का खाना कितना मिस किया, माँ के हाथ का? कैसे यहाँ पे सरवाइव किया आपने? नहीं, अब सरवाइव तो कर लिया, खुद ही बनाना भी सीखा. सब किया. एंड मेरे दोस्त थे, साथ में हम लोग रहते थे. सो अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, चाइल्डहुड फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो साथ में यहाँ पे आया है, हम लोग साथ ही में रहते थे. सो हम बनाते भी थे खाना साथ में, जला भी लेते थे, जला बुला खा भी लेते थे. तब कंप्लेंट भी नहीं होती थी क्योंकि भाई खुद ही ने बनाया है तो वो पेट भरना है. बट देन आई थिंक जब आप एक माइंडसेट के साथ आते हो ना तो ये सारी चीज़ें ना फिर साइड में रह जाती हैं. आपको कंप्लेन्स नहीं होते. मुझे कभी कंप्लेन नहीं हुई इन चीज़ों की. आई एंजॉयड इट. आई स्टिल एंजॉय दैट फेज ऑफ माई लाइफ. मैंने उस वक्त भी बहुत इंजॉय किया. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मुझे तकलीफ हो गई, मैं नहीं खा पाया. कोई कंप्लेन नहीं थी मुझे, बिकॉज मैं मर्जी से यहाँ आया था. वो मेरा चुनाव था, वो मेरी चॉइस थी. और मैं अपनी चुनाव पे मैं खुश था क्योंकि मैं वो कर रहा था जो करने में मुझे मज़ा आता था और मैं उसके पीछे जा रहा था. मैं एक अनजान जर्नी पे नहीं था. आई न्यू वेयर आई एम हेडेड. एंड इसलिए मैंने सब इंजॉय किया. माँ को भी मिस किया, पिता को भी मिस किया, घर का खाना भी मिस किया. पर वो जो मिस करते थे उसमें भी मज़ा था. मतलब वो मिस कभी उदास नहीं हुआ मैं कि मुझे याद आ रहे थे मैं उदास हो गया. याद आकर भी उसका मजाक बनाते थे और फिर उसके साथ कुछ करने के उसके साथ कुछ करने की कोशिश करते थे. दैट वाज इट. फिर आपको एक मिथुन दा की भी एक फिल्म मिली थी जिसमें आप शायद यंगर वर्जन था, बट वो मिलकर भी नहीं मिला. तो फिर हताश नहीं हुए क्योंकि पहले ऐसा हो गया, फिर सेकंड टाइम हो गया. तो कैसे खुद को आपने
मोटिवेट किया, कैसे वो हाँ चैलेंज फेस किया? हाँ, मतलब एट द वेरी बिगिनिंग मैं एकदम बहुत ही छोटा था, 22-23 साल, बस एक्टर स्कूल से मैं बाहर निकला, एक्टर प्रिपेयर से, और मुझे सबसे पहले मुझे बाहर निकलते ही मिली थी एक छोटी सी राजस्थानी फिल्म। फिर वो की तो उसके प्रीमियर पर जिंदगी तेरे नाम की आप बात कर रहे हैं, जिस फिल्म हाँ। की, जिसमें मिथुन दा की फिल्म थी, उसके जो प्रोड्यूसर्स थे वो उसके प्रीमियर में आए। उन्होंने वो फिल्म का प्रीमियर देखा, राजस्थानी फिल्म का प्रीमियर था जयपुर में, राज मंदिर में, एंड आई डू नॉट नो वो कैसे आए, शायद जानते होंगे किसी को, एंड ही वाज देयर। सो व्हेन ही सॉ द फिल्म, इंटरवल में वो मेरे पास आए एंड ही सेड कि तुम मुंबई रहते हो ना? मैंने कहा मुंबई रहता हूँ। बोले हमारी फिल्म बन रही है, टुमारो यू गो देयर एंड यू मीट द डायरेक्टर, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, वी आर लुकिंग फॉर अ बॉय। लाइक ओके ग्रेट। मैं अगले दिन आ गया फ्लाइट पकड़ के, मैं चला गया, एंड देन आई मेट आशु त्रिका द डायरेक्टर, और आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि ही वाज द वन हु हैड लॉन्च्ड अर्जुन रामपाल दीवानापन में, एंड ही वाज अ वेरी प्रोलिफिक डायरेक्टर। सो आई वेंट एंड आई मेट हिम। उन्होंने देखा, बातचीत की, सब किया, बोला हाँ ठीक है, हम लोग शूट पे जा रहे हैं। वाह, लाइफ वाज अ मतलब ड्रीम लाइक चीज़ें हो रही थी। एंड आई वेंट टू द शूट, और इतनी बड़ी फिल्म थी, उसमें बिल्कुल ए लिस्ट मेन स्ट्रीम सो टू से बॉलीवुड फिल्म। डिड इट, वेंट देयर, सब हो गया, वापस आ गए। अब पहली बार देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस पार्ट ऑफ इट, कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे घटती हैं यहाँ पर। एंड वो देखना शुरू किया मैंने कि कैसे फिल्में रुकती हैं, किन वजहों से रुक जाती हैं, क्या कारण होते हैं उनके पीछे। एंड देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड वो फिल्म किसी भी कारणवश बहुत लेट रिलीज हुई, बट देन ऑब्वियसली आप, यू आर अ यंग एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर, एंड आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, वो बाहर नहीं आता है, तो वो जो वेट होता है ना, वो आपको बहुत किलिंग लगता है। सो येस, दैट फेज वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग फॉर मी। दैट वेट वॉज फॉर एवर फॉर मी। एंड बट एक होप रहता है आपको हमेशा कि यार कभी तो बाहर आएगी, कभी तो बाहर आएगी, कभी तो बाहर आएगी, बट आई नेवर केप्ट वेटिंग फॉर इट। वो हो रहा था जब तक, ठीक है, देन आई अंडरस्टूड किया चलो इसमें समय लगेगा, आई मूव्ड ऑन, आई केप्ट मूविंग ऑन, चलो ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑन टू द नेक्स्ट वन। देन अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप काम करते हैं ना, आपको काम से काम मिलता जाता है। हाँ। तो यहाँ से किसी ने मुझे दूसरी फिल्म के लिए रेकमेंड कर दिया, वहाँ से मुझे कॉल आ गया, मैंने जाके वो फिल्म शूट कर ली, फिर वहाँ पे किसी से काम किया तो वहाँ से किसी और ने रेकमेंड कर दिया, मैंने जाके तीसरा काम कर लिया। सो माई वेट वॉज नेवर सिटिंग एट होम एंड वेटिंग, आई केप्ट वर्किंग। नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई रियलाइज वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वर्क एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट गेट्स यू वर्क। आपको काम, पहला काम शायद किस्मत से, शायद यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम मिल जाता है, बट टू कीप गेटिंग वर्क इज योर वर्क एथिक। और वो मैंने बाद में रियलाइज किया। मैं उस वक्त तो जैसा था वैसा था, शायद इनहेरेंटली था कि आपको सिंसियरली काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है, वो था। बट देन व्हेन आई रियलाइज नाउ इज दैट आई केप्ट गेटिंग वर्क ओनली बिकॉज काम से काम, आई केप्ट, पीपल केप्ट रेकमेंडिंग मी फर्दर। सो यस, दैट वेट वॉज वेरी, दोनों चीज़ थी, एक तरफ डिसहार्टनिंग था, बट देन दूसरी तरफ आई केप्ट मूविंग ऑन, आई केप्ट मूविंग ऑन। सो दैट्स ऑल आई कैन से कि अगेन जिंदगी में जो भी होल्ड्स आते हैं, वो होल्ड्स आपको बेटरमेंट के लिए आते हैं, एंड यू शुड ऑलवेज कीप मूविंग ऑन। सर, आपने बात करी कि वर्क एथिक्स, काम से काम मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री में लोगों का ये भी कहना है कि आप शोशा पार्टीज में जाओगे तो वहाँ पे कनेक्शंस बनेंगे, वहाँ से आपको वर्क मिलेगा। वो कितना सही है, कितना गलत है? 20 साल हो गए मुझे यहाँ पर, मैं किसी पार्टी में नहीं गया, ना मुझे पार्टी से काम मिला है, ना मैंने किसी को पार्टी में देख के काम दिया है। तो ऐसा नहीं होता है। एंड आई नो सो मैनी पीपल, सो मैनी पीपल जो शायद हफ्ते में 10 दिन पार्टी करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, सिर्फ पार्टी ही करते हैं। सो ये मिथ है बहुत बड़ा, और कोई आपको ऐसे नेटवर्किंग करके काम नहीं देता यहाँ पर। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग अभी सिर्फ पार्टी कर करके काम कर रहे होते। सी, एट द एंड ऑफ द डे ना, what you do in front of the camera is what matters. Yes, there is networking, पर उसके लिए आपको पार्टियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मिलें, आप पर्सनली जाकर मिलें, हर मेकर से मिलें, उनके सामने ये बात रखें कि मुझे आपके साथ काम करना है, मैं ईगर हूँ आपके साथ काम करने के लिए, आप भले ही मेरा टेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो कोशिश कीजिए। वो जाके मिलिए, बात करिए, पर्सनली ऑफिस में जाइए, घर पे जाइए, रीच आउट करना, दैट्स नेटवर्किंग। पार्टियों में जाना इज नॉट नेटवर्किंग। वहां पे आपको जो सामने वाला पर्सन भी देख रहा है ना, अगर इफ इज अ मेकर एंड इफ इज लुकिंग एट यू, दे आर आल्सो लुकिंग एट यू फ्रॉम अ लेंस, because the ambience is making you look like a lens, because you're looking like a clown there.
because you're eager to impress somebody. The moment you're eager to impress somebody, there is a difference. एक होता है reach out करना, एक होता है trying to impress. People see it, and no maker wants to work with somebody who's trying to impress you. They want to work with somebody who is eager to work with you and can add value to your project, your story. वो लोग सिर्फ इसलिए आपको काम नहीं देंगे कि आप पार्टी में बहुत अच्छा नाच रहे हैं, या पार्टी में बहुत अच्छा दिख रहे हैं, या पार्टी में आए हैं, या बार बार उनको हर किसी पार्टी में नजर आ रहे हैं. मुझे नहीं लगता किसी को ऐसे काम मिला है. आपको जाके रीच आउट करना पड़ेगा. आप सिंसियरली बात कीजिए, बोलिए भैया मैं फला एक्टर हूँ, मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये मेरा काम है, आप देखिए, एंड प्लीज टेल मी इफ आई कैन. और वहां पर आप बार बार जाइए. नाउ दैट्स नेटवर्किंग. कि आप एक ऑफिस में बार बार जाइए, आप हर महीने जाइए, लगातार जाइए, आप बताइए मेकर को कि मैं काम करना चाहता हूं आपके साथ, एंड आई रियली वांट टू वर्क विद यू, एंड आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग दैट यू आस्क मी टू डू. यू विल गेट टू वर्क. 110% यू विल गेट. सर कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी लोग उठा सकते हैं. एज इन कि अगर मैं बार बार जा रही हूँ तो उनको लग रहा है कि इसको तो जरूरत है, तो मतलब कुछ भी वो काम करवा सकते हैं. जरूरत तो है ना. जब आप पहली बार जाएंगे ना, सामने वाले को पता है आपको जरूरत है, इसलिए आप आए हो. दैट्स हाउ लाइफ इज. Every maker who's sitting there, every producer, platform person, channel person, director who's sitting in an office, और एक एक्टर उनके सामने आके बैठता है, वो भले ही established है, वो आदमी अगर सामने आके बैठा है, इसका मतलब है वो काम मांगने आया है. अब उसके ऊपर बात शुरू होती है. ये बात सेटल हो गई. The other person also knows it. और यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ऐसा कोई फायदा उठाता है कि भाई इज टू ईगर टू वर्क विद मी. और अगर फायदा उठाएगा भी तो एक बार उठा लेगा. फायदा क्या उठाएगा? वो ये बोलेगा कि पैसे नहीं देंगे, काम कर लो, काम तो करो. मनी ऑलवेज फॉलोज वर्क. यू कैन नॉट फॉलो मनी. पैसा काम के पीछे आता है, नाम के पीछे आता है. आप नाम के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ना नाम आएगा. तो यू हैव टू वर्क ना, यू हैव टू गेट दैट वर्क फर्स्ट. कॉन्सेंट्रेट. अपना मुद्दा क्लियर रखिए जीवन में कि मुझे जाके काम चाहिए, मैं काम करूंगा. दैट्स इट. उसके बाद में कोई फायदा नहीं उठाता. एंड इट्स अप टू यू हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू पुट योरसेल्फ आउट देयर. आई विल गिव एन एग्जांपल. एक बहुत सीनियर एक्टर है, वो आज भी उनका, और वो कभी वो नहीं बैठे हैं, आई विल नॉट टेक नेम बट आई नो हिम पर्सनली. वो आज भी हर डायरेक्टर के पास सुबह उनका रूटीन है, वो एक डायरेक्टर के पास रोज सुबह जाके कॉफी पी के आते हैं. एवरी सिंगल मॉर्निंग. इट्स हिज रूटीन. And then he goes to work. The director knows why he's coming, but it's just to remind them till date, I am still here, and I'm still eager to work. वो काम नहीं मांग रहे उनसे. He's just going and having a chit chat. But that's how it is done. That's networking for me. वैसे networking कीजिए आप. अभी के इंडस्ट्री में और जब आपने इनिशियल डेज में शुरुआत किया था, क्या एक चीज जो चेंज हो गई है और जो चेंज होना चाहिए? चेंज हो गई है, वो ये चेंज हो गई है कि इट हैज़ बिकम वे मोर प्रोफेशनल नाउ. बहुत प्रोफेशनल हो गई है दुनिया. पहले उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था. अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गया. दैट इज़ द चेंज दैट आई लाइक. होना चाहिए वो डेफिनेटली, एंड इट इज़ गुड कि हर चीज़, हर डिपार्टमेंट हैज़ बिकम वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. सबको अपना काम पता होता है. एवरीबडी डज दैट वर्क प्रोफेशनली. दैट इज़ अ गुड थिंग. जो चेंज होनी चाहिए वो ये है कि वी हैव बिकम डेटा ड्रिवन. जो हमारी फील्ड है ना, इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं. या तो आप डेटा के पीछे भागेंगे या आप डेटा बनेंगे. सो ये फील्ड जो है हमारी, ये डेटा बनने वाली फील्ड है. यहाँ पर जो इंसान, जो व्यक्ति, जो कंटेंट डेटा बनता है ना, फिर लोग उसे फॉलो करते हैं. सो एंड पीपल आर 90% फॉलोइंग द डेटा. ये डेटा ये चल रहा है तो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं. दैट इज़ वेयर आई थिंक यू आर लूजिंग साइट ऑफ थिंग्स दैट दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, दिस इज़ अ स्टोरी, दिस इज़ अ फील्ड ऑफ इमोशंस. हम इमोशंस बेच रहे हैं, हम इमोशंस गढ़ रहे हैं, और हम उसी को भूल रहे हैं. क्योंकि डेटा इज़ नॉट इमोशन, डेटा इज़ अ नंबर, और हम नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू रीथिंक एंड चेंज. दैट कि हमें कहानियाँ कहनी चाहिए, अच्छी कहानियाँ कहनी चाहिए, अच्छे तरीके से कहनी चाहिए, और हमें इमोशंस की वैल्यू होनी चाहिए. क्या हो गया है ना, हम स्क्रीन पे देखकर काम कर रहे हैं, हम सीख भी स्क्रीन से रहे हैं. आजकल के शोज भी 6-6 महीने में बंद हो रहे हैं. इसीलिए बंद हो रहे हैं. वो बहुत बड़ा कारण है कि हम नंबर्स देखकर कास्ट करते हैं पहले तो. दैट्स वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक 30 सेकेंड और एक मिनट की रील होल्ड करने में, और एक पूरा शो होल्ड करने में, या पूरी बड़ी स्क्रीन होल्ड करने में. वो डिफरेंस हम नहीं समझ पा रहे हैं, और ऑडियंस आपको डिफरेंस खुद बता रही है.
कि भाई हमें नहीं देखना है, इसीलिए जल्दी जल्दी बंद हो रहे हैं, इसीलिए कुछ वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए एवरीबडी इज इन अ पैनिक, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को. स्टोरीज आर सैंक्शनड और मेड लुकिंग एट नंबर्स की फला चीज़ फला डेटा ये कहता है कि हमारा कंज्यूमर इंसाइट ये कहता है कि ये चलेगा ये चलेगा. दैट कंज्यूमर इंसाइट इज बेस्ड ऑन समथिंग. थिंक ऑफ दैट. वो कंज्यूमर इंसाइट बना किस चीज़ से? वो बना है लोगों से, जिन लोगों ने कोई चीज़ देखी है. क्या देखा है? आप उसको रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं. पर जब वो बना था, क्या उसने उस चीज़ को रेप्लिकेट किया था? जिस चीज़ को देखकर वो कंज्यूमर इंसाइट आया है वो ओरिजिनल कंटेंट था, वो ओरिजिनली किसी ने सोच के बनाया था, उसके पीछे ये नंबर आया है. तो हम अब उसके पीछे भाग रहे हैं, हम वो भूल गए हैं कि वो नंबर कहाँ से आया है. सो आई थिंक दैट इज व्हाट नीड्स टू बी लुक्ड एट एंड चेंज्ड. सर मैं बैक टू आपकी जर्नी में आऊँगी. LSD आपने की, वो काफ़ी अच्छी रही. तो आपको लगा कि यार अब मेरी गाड़ी निकल पड़ी है, या फिर तब आपको ऐसा लगा कि हाँ अभी मुझे काम और अच्छा मिलेगा, बड़े बैनर में मिलेगा, ऐसा फील हुआ जब LSD आई? हाँ 100% फील हुआ. किसी भी यंग एक्टर को लगेगा कि यू नो जो वर्किंग विद दिबाकर बैनर्जी, बालाजी की फिल्म है, एंड यू नो इट वाज रिलीज्ड वेल, रिसीव्ड वेल. तो आपको लगता है कि भाई इसके बाद में यू नो यू विल गेट गुड वर्क, और बड़े बैनर्स, बड़े अच्छे डायरेक्टर्स जिनके साथ में आप काम करना चाहते हो वो आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे. डेफिनेटली आई फेल्ट लाइक दैट. पर आई थिंक उस समय बाद में मुझे ये समझ में आया कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग इन अ गुड प्रोजेक्ट. अच्छा काम करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपने आप को वहाँ बाहर रखना कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, और वो लोगों तक पहुँचाना. और उस समय जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय उतना ना सोशल मीडिया था, ना उतना PR उतना हुआ करता था. तो वो सब कुछ था नहीं उस समय. लाइक अ थिंग कॉल्ड इमेज बिल्डिंग वो नहीं थी उस समय. आप पर्सनली ही बात कर सकते थे लोगों से. सो आई थिंक वो थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग फेज था, बिकॉज आई डिड नॉट गेट दोज कॉल्स. बट इंटरेस्टिंगली व्हाट आई गॉट वाज अगेन लाइक आई से एवरीथिंग एज अ सिल्वर लाइनिंग. एंड आई थिंक वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि मेरी जर्नी मुझे कहीं और लेकर जाने वाली थी. एंड आई गॉट अ कॉल, एंड आई डिड गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल ऑफ गुनाहों का देवता. एंड दैट हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल इंसिडेंट एंड ब्यूटीफुल जर्नी ऑल टुगेदर. सर लोकल ट्रेन में ट्रैवल बहुत किया है. लोकल ट्रेन लड़ाई में झगड़ा कुछ हुआ है? सब देखा. नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, देखा बहुत है, मेरे साथ कभी नहीं हुआ. अब विदाउट टिकट भी ट्रैवल किया है. अब शायद मत यहाँ पे नहीं पकड़े गए, आपकी पकड़े गए? नहीं पकड़ा यहाँ गया, पे भी नहीं पकड़ा गया. विदाउट टिकट बहुत ट्रैवल किया है, फन के लिए किया, मतलब इसलिए नहीं, बस मजे के चढ़ जाते हैं वैसे करके बहुत ट्रैवल किया है. BST में तो बहुत ट्रैवल किया है, बहुत. मतलब इनिशियली तो जानबूझ के करते थे क्योंकि आपको पैसा बचाना होता था, और आप ट्रैवल करके क्योंकि मूवी देखनी है तो मूवी टिकट का पैसा आप बचा रहे हो ताकि आप ऑटो में खर्चा नहीं कर रहे हो और आप बस से जा रहे हो क्योंकि फिल्म की टिकट के पैसे आपके पास में होंगे. तो आपको कितनी पॉकेट मनी क्या मिलता था? 5,000 रुपये मिलते. 5,000. हाँ. उसमें आई यूज्ड टू पे माई रेंट, उसमें आई यूज्ड टू गो टू द जिम, आई यूज्ड टू डू माई वर्कशॉप्स, आई यूज्ड टू मेंटेन माई डाइट. मैं अपना कैलकुलेशन करने लग गई हूँ. फिर ट्रैवल, क्योंकि आपको एवरी डे यू हैव टू गो टू डिफरेंट ऑफिसेज, तो वो नहीं होता था मैनेज. बट देन आई यूज्ड टू वर्क अलॉन्ग साइड इट कि मैं क्योंकि मैं वर्कशॉप्स लेता था फिर बच्चों के. सो वर्कशॉप्स लेके एक्टिंग वर्क, थिएटर वर्कशॉप्स लेता था, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करता था. उससे आई यूज्ड टू अर्न सम पॉकेट मनी, एंड आई यूज्ड टू देन मैं अपने बाकी चीज़ों के लिए खर्चा निकालता था. घर के अंदर हम लोग रहते थे तो हम और 5 बच्चे साथ में रख लेते थे ताकि हमारा रेंट बच जाए और उनसे निकल जाए. कम नहीं हो जाए, हम देते ही नहीं थे, हमारा निकल जाता था उनसे. और तो ये सब चीजें टू लिव हियर वी डिड, एंड आई थिंक वो दैट्स व्हाट मेक्स. राशन को लेकर अनबन कभी फ्लैट में बहुत कि तू दे, ये रोज का था वो. तो कौन देगा कौन नहीं देगा, आप ही जीतते होंगे. हाँ मतलब जिस दिन रेंट का डे है उस दिन कोई घर में नहीं दिखेगा, सब भाग जाएंगे. ऑल ऑफ दैट उनको पकड़ के लाना पड़ता है. बहुत बहुत तमाशे हुए हैं. कुछ लोग भाग गए, फिर उन्हें स्टेशन से पकड़ के लाए हैं. ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड. बट आई थिंक दैट दीज आर द एक्सपीरियंस दैट यू चेरिश, एंड दीज आर द एक्सपीरियंस दैट नाउ एज एन एक्टर ऑल्सो बहुत काम आते हैं आपको, बिकॉज दैट्स व्हाट फिल्स यू अप विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, इमोशंस. बहुत मजा किया, मतलब सर आप ना सेल्फ मेड पर्सन हो, कोई गॉडफादर नहीं था आपका, लेकिन आपकी लाइफ में एक पर्सन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. मैं बात कर रही हूँ सौरभ तिवारी जी की. जब आप उनसे जब
क्रिएटिव को लेकर, शोज को लेकर जब बात करते थे, तो क्या वो कॉन्वर्जेशन हेल्प किया करियर वाइज? 100%. I think Saurabh found me basically. He was the one who actually convinced me to television. मैं उस समय LSD बस मेरी बाहर आई थी एंड आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग टेलीविजन, और उस समय मुझे टीवी ज़्यादा उतना पता भी नहीं था, कोई एप्रीहेंशन नहीं था, मैं बस वो मीडियम को नहीं जानता था। और जो सुना था वो ये सुना था कि वहाँ पर उस समय वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, प्रिपरेशन को टाइम नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे प्रोसेस से थोड़ा अलग है वो मीडियम, और मैं तो एक्टिंग सीख के आया हूँ और मेरा तो प्रोसेस है, तो दिमाग में आपके सब होता है। और LSD मैंने की थी, LSD का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था, दिवाकर का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सो वो मुझे पसंद आ रहा था। सो निखिल सिन्हा जो मेरे डायरेक्टर थे पहले, जो बाद में बहुत बड़े टीवी में प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने, जो सिया के राम के भी मेरे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सौरभ को फ़ोन करके बोला, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ में एक फ़िल्म की थी आला उदल। सौरभ वाज लुकिंग फॉर अ बॉय, उनको नहीं मिल रहा था, उनको ही वांटेड टू लॉन्च अ न्यू बॉय, उनको नहीं मिल रहा था एंड ही वांटेड, क्योंकि जो उनका शो था उसके लिए उन्हें बहुत ही ऐसा एक्टर चाहिए था जो इंटेंस हो और जो स्क्रीन पे माचो लगे, और वो उनको एक्शन वाला एक हीरो चाहिए था, नहीं मिल रहा था उनको। सो निखिल जी हैपन टू मेंशन हिम, बट उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो नहीं करेगा, उसको टीवी नहीं करना है। आई गॉट अ कॉल एंड निखिल जी का फ़ोन आया कि आई हैव सेट अप योर मीटिंग विद हिम, यू गो एंड मीट हिम, तू क्यों नहीं करना चाहता है टीवी? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे पता ही नहीं है कुछ। बोले पता कर ले जा, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तू ले जाके। ही सेंट मी इसका, आई वेंट, आई मेट सौरभ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट सौरभ, ही जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी एंड सेड कि क्या एप्रीहेंशन है? आई वाज लाइक मुझे कोई एप्रीहेंशन नहीं है। बोले नहीं निखिल जी बोले तो नहीं करना। बोले मुझे प्रोसेस समझ में नहीं आता है। बोला अच्छा ठीक है, क्या प्रोसेस है बताओ, समझाओ मुझे। एंड आई हैड नो आइडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वाज यंग नाइव, मुझे नहीं पता है कि मैं चैनल हेड के सामने बैठा हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि साला साल लग जाते हैं एक एक्टर को, मिलने को भी नहीं मिलता आपको एक चैनल हेड को, एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और मैं ऑनेस्टली बस बात कर रहा था। आई थिंक दैट इज व्हाट स्ट्रक विद हिम ऑल्सो, कि मैं विदाउट एनी एप्रीहेंशन में ऑनेस्टली बस अपनी बात कह रहा था, और बहुत स्पष्टता से कह रहा था, ईमानदारी से कह रहा था कि मुझे, मेरा ये प्रोसेस है कि मुझे थोड़ा प्रिपरेशन लगता है, आप मुझे थोड़ा लिटरेचर देंगे तो मैं थोड़ा सा काम करूँगा अपने कैरेक्टर पे, कहानी मुझे पता हो, मुझे ऐसा समझ में आता है कि टीवी में कहानी नहीं पता होती आपको, स्टार्ट टू फिनिश, और बदल जाती है और फिर कैरेक्टर्स भी बदल जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता। ही केप्ट लिसनिंग, ही सेड कि अच्छा अगर मैं एक काम करूं कि मैं तुम्हें लिटरेचर दूं, पूरा प्रिपरेशन के लिए 2 महीने दूं, और मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊं जहाँ से इंस्पायर्ड है, और जो मेरे राइटर्स हैं वो तुम्हारे साथ में पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, पूरा कहानी किरदार, जो तुम्हारे सवाल हैं वो तुम्हारे साथ बैठेंगे, जो भी तुम्हें प्रिपरेशन के लिए चाहिए। मैंने कहा सर आप यूपी बेस्ड एक शो बना रहे हैं, मुझे भाषा के ऊपर काम करना पड़ेगा। बोले मैं तुम्हें अगर भाषा पे काम करने का समय दूँ, एक डिक्शन टीचर दूँ, सब करूँ तो होगा? मैंने कहा यही तो प्रोसेस है, अगर आप ये कर रहे हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो ही सेड फेयर इनफ, विल डू दिस, एंड ही गेव मी दोस 2 मंथ्स, और उन्होंने वो सब दिया, वो सब बोला, और वो उनको स्ट्राइक किया। आई थिंक what he liked was that कि there is an actor who is serious about his work, who wants to do good work, and I think he saw an earnestness and he saw some honesty in me. I think वहाँ से जो एक इक्वेशन मेरा सौरभ के साथ में क्रैक हुआ है, अब मैं जब वापस सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आई वाज सो नाइव, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ चैनल हेड और मैं इससे बातें कर रहा था। आई थिंक उन्होंने कभी इस तरह से मुझे वो जताया भी नहीं कि मैं एक चैनल हेड हूँ या मैं किसी पोजीशन पे बैठा हूँ। ही स्पोक टू मी लाइक अ क्रिएटिव पर्सन, इट वाज एन कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 क्रिएटिव पीपल, आज तक भी वही है। और उसके बाद ये सिर्फ उनके साथ नहीं, क्योंकि ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग, जब तक अर्चना मेरी ज़िंदगी में थी भी नहीं, और उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी अर्चना के साथ में, एक पैरेलल यूनिवर्स में वो कहानी चल रही थी। और अर्चना की ये कहानी, उनका इंसिडेंट ये है कि शी वाज डूइंग वन ऑफ द शोज जब वो कलर्स में थे, एंड शी वाज एडिंग कलर्स, एंड शी वाज द लीड ऑफ वन ऑफ द शोज स्वर्ग। और उसके पहले शायद अर्चना की मॉम वाज सीवियरली इल, शी वाज इन ICU, and Saurabh happened to message her. He was heading the channel
एंड ही मैसेज हर सेइंग दैट कि अर्चना इफ़ यू नीड एनीथिंग, इफ़ यू नीड मनी, प्लीज़ मुझे बताओ, अगर मॉम के इलाज के लिए पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू नो, फॉरगेट वर्क एंड एवरीथिंग, मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, यू टेक केयर ऑफ योर मॉम, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प टेल मी। आई थिंक दैट स्ट्रक विद हर ऑल्सो। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि ही, उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हाँ। और उस वक्त वो कोई दोस्त भी नहीं थे। इट वॉज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बट ही वेंट आउट ऑफ हिज वे। दैट शोज हिज ह्यूमन साइड। वो दिखाता है कि वो कितने सेंसिटिव है, कितने ह्यूमन है। और उसके बाद में फिर एक दोस्ती क्रैक हो गई हमारी, एक जैसे रंगरसिया हुआ उसके बाद में, हाँ। तो वो एक अलग कहानी है। मतलब वो तो हमने मतलब पैशन में बनाया। हाँ, मतलब लोग ऐसे बैठ के शांति से बनाते हैं वो, लेकिन खुन्नस में बनाई गई है वो। खुन्नस में बनाया गया था वो। वी बोथ वांटेड टू गिव आंसर टू समवन एंड वी गेव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर। आज भी वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है। Yes. लोग, मैं कमेंट्स में भी देख रही थी, तो वो आज भी लोग उसको बिंज वॉच कर रहे हैं। यस यस। जब उसका रंगरसिया का पोस्टर आया था, आपने जब बैनर देखा तो क्या जहन में माइंड ब्लोइंग बैनर था उसका। और मुझे याद है अभी, मैंने वो बैनर देखा था जुहू पे, जुहू सर्किल के ऊपर में, जुहू के में जहाँ पे पृथ्वी वाला जो कॉर्नर है, JW मार्टिन पृथ्वी वाला जो कॉर्नर है, वहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा होर्डिंग उसका लगा था। और वो मुझे आज भी याद है, दैट वाज सिंगल होर्डिंग विच आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि वो होर्डिंग ही बहुत इंटरेस्टिंग था एंड इट लुक्ड मैग्नानिमस, इट लुक्ड लाइक अ ब्लॉकबस्टर पोस्टर। और आई थिंक हम सब ने ना उसमें बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। और लिटरली मतलब उसको, जैसे हमने बोला खुन्नस, खुन्नस का मतलब कि इट वाज लाइक अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, कि अब तो करके दिखाना है। एंड हमने सब कुछ दे दिया था वहाँ पे। सो even Saurabh as a producer went out of his way, matlab spending and mounting the show in whichever way he could, you know, he went out of his way, and then we went out of our ways as actors. Main, Sanaya, everybody in the cast, Kali Babu, you know, so many of brilliant actors were there. तो हर किसी ने बहुत मेहनत की एंड आई थिंक राइटिंग पे बहुत मेहनत हुई थी। इस तरह का रिटन शो टीवी में पहली बार आया था, जहाँ पर इस तरह का कोई सब्जेक्ट मैटर था, एक्शन ड्रिवन शो था, मेल सेंट्रिक शो था। आए नहीं थे ऐसे, वो बहुत कम बने थे ऐसे शोज। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट स्टिल हैज दैट रिकॉल वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं। आज भी इंटरनेशनली वो शो, आई थिंक इट द शो वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। और वो उस तरह के कैरेक्टर्स, उतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स अब आता शायद तो वो और बेहतर करता और वो और बढ़िया काम करता इस समय, क्योंकि अब आई थिंक ऑडियंस आर मोर इवॉल्व्ड आफ्टर वॉचिंग सो मच ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट। शायद वो अब ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं इस तरह के कैरेक्टर्स। शोज वापस री लॉन्च भी हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे डिजिटल। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ शोज ना उस समय वे अहेड ऑफ देयर टाइम्स थे। अब लोगों को वो एक्सेप्ट करना आसान हो गया है उसको। एंड दैट इज व्हाई इट शो इतने साल हो गए, आज भी वो शो टिल डेट रीरन होता है इन डिफरेंट कंट्रीज। वो हर समय कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है, ऐसा वो रुका ही नहीं है, वो चल ही रहा है कॉन्स्टेंटली, कहीं ना कहीं दुनिया में चलता रहता है। अभी भी कुछ रील्स या फिर कुछ फैंस बनाते, क्या कमेंट्स आते हैं? वो मुझे रुद्र के नाम से ही बोलते हैं, या तो रुद्र या तो राणा होता है। स्टिल गेट, जो मैं कुछ पोस्ट डालता हूँ उसमें अगर 500 कमेंट है तो उसमें से 200 राणा तो रुद्र ही होते हैं, वो सब वही लिखते हैं। सो दे कॉल मी बाय दैट नेम ओनली टिल डेट, और इधर राम। सो दीज आर द टू नेम्स दैट दे कॉल मी बाय। एंड आई थिंक इसीलिए वो रिकॉल वैल्यू है उस शो का उतना, क्योंकि वो उतनी शिद्दत से बनाया गया था और वो शिद्दत से नहीं जब तक आपकी वेडिंग हो चुकी थी रंगरसिया के टाइम? रंगरसिया के टाइम मेरी शादी हो चुकी थी। रब से सोना के टाइम में हो गई थी। ओके। तो जब जैसे कटआउट्स बनते हैं, क्योंकि फैंस ना काफी कनेक्ट हो जाते हैं ऑन स्क्रीन जो कपल्स है, क्योंकि केमिस्ट्री काफी पसंद आती है, तो वो लोग रियल में भी बोलते हैं कि यार काश ये दोनों रियल में हो जाए। तो ऐसी जब चीजें आती थी, ये सुनने में आती थी, तो आपका और अर्चना जी का क्या रिएक्शन होता? हंसते थे हम, आज भी हंसते हैं हम। वो तो खुद ही बोलते हैं कि वो, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैंस, यू नो, वो कमेंट्स में लिखते हैं कि अरे काश ये हमारे पास होते, तो बोलते लेके जाओ इसको इस दिन के लिए इसको रख लो अपने पास, वापस दे के आओ। So we laugh at it, and I think that's how it should be. We've never taken it seriously. She's a very very intelligent girl. She's a very smart woman, very intelligent girl. उसका जो intellectual level है, उसका EQ, IQ दोनों बहुत strong है, and I think that is why we could gel around so much. More than husband and wife, we are friends. More than that, we are friends, and we understand each other. So since the beginning, it was like that. मैंने कभी उन्हें dating के लिए propose ही नहीं किया है. We have never dated as such. Yeah, I would straight away propose for marriage. So we were friends. कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के आजकल? नहीं, वो अब नहीं मिलते, sorry, अब हो गया, खत्म हो गए, नहीं मिलते, वो ब्रीड खत्म हो चुकी है।
आपके फादर ने बोला था चकाचौंध पर मत फंसना, उसमें हाँ। मत जाना, लेकिन जब रंग रसिया का जो बैनर लगा हम्म, तब उनको भी काफी प्राउड हुआ होगा हाँ। कि फाइनली क्रैक किया, क्योंकि जहां रिजेक्शंस हुए थे तब उनका क्या रिएक्शन था, क्या बातचीत हुई थी? एक्चुअली रंगरसिया का ना फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था, फर्स्ट जो ट्रेलर लॉन्च था, वो जयपुर में ही हुआ था, क्योंकि शो वाज शूटिंग वहां पे हुई हाँ, थी। क्योंकि शो राजस्थान बेस्ड था, हाँ। वहीं शूट कर रहे थे, तो इसलिए द होल इवेंट वाज डन इन जयपुर। उनके लिए फिर वो और ज़्यादा प्राइड की बात थी, क्योंकि उनके ही शहर में वो हो रहा था, एंड सब आए थे उनके सर्कल में, उनके स्फीयर के लोग में जो लोग थे वो सब आए, एंड दे ऑल सो इट विद देयर ओन आईज, सो ही वाज वेरी प्राउड। एंड मदर? ऑफ कोर्स, मतलब माँ तो माँ है, वो छुपा लेती है बेचारी, पर वो बहुत बहुत ही खुश होती है, ऑब्वियसली मुंह पे नहीं बोलती है हाँ ऐसे ऐसे, बट शी वॉज वेरी हैप्पी, दे ऑल वर वेरी वेरी प्राउड। कौन नहीं होता, किसके माँ बाप नहीं होते, बहुत खुश, बहुत प्राउड, पर उतने ही ग्राउंडेड थे, उतना ही मुझे भी ग्राउंडेड, आई थिंक वो मुझे भी ग्राउंडेड रखता है, और इसीलिए मैं ग्राउंडेड रहता हूँ, क्योंकि वो कभी भी इस चीज़ को ना, उन्होंने एज पेरेंट्स कभी इस चीज़ का बोलबाला नहीं किया कि पता नहीं मेरा बेटा क्या है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। दे सेड हाँ इज डूइंग गुड देयर, ओके, हाँ अपना काम कर रहा है, चला रहा है, इज डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू, एंड दे केप्ट इट लाइक दैट। उन्होंने मुझे वहाँ की दुनिया से हमेशा अलग रखा, और मुझे मेरी दुनिया में सिक्योर रखा। हाँ, हमेशा उन्होंने गाइड किया या फिर? हाँ, यस, True. तो उन्होंने कभी मुझे, क्योंकि मैं मेंटली भी मैं कभी उन चीज़ों में फंसा नहीं कि रिश्तेदार हैं और हाँ, दुनिया है और वहाँ क्या करना है। नेवर, एज ए किड ऑल्सो आई वॉज नेवर कंसर्न अबाउट इट। यहाँ आने के बाद में तो मैं फिर भी नहीं था, एंड दे अंडरस्टूड इट कि ये इस चीज़ के लिए बना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, ये सब जो रीति रिवाज दुनियादारी जो चलती है वहाँ पे अजीब सी, वो ये सब नहीं कर सकता, एंड दे अंडरस्टूड एंड दे केप्ट मी अवे फ्रॉम इट। और यहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सिक्योर रखा। बट सर आज आप पूरी दुनिया के क्रश हो, अभी भी हो, तब भी थे, लेकिन एक किस्सा है जहाँ पे अर्चना जी के घर में चांदी का नारियल गया था, तो वो क्या था? वो मतलब रोका तो, मतलब ऐसे रोका मैंने तो नहीं देखा है। हाँ, उसने भी नहीं देखा था। उसके पेरेंट्स भी भाई हैरान थे, ये क्या हो रहा है। See, they are from here, they are like Maharashtrian Catholics and totally completely different cultures. उनको कुछ भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता है। और उस वक्त मैं शूट कर रहा था लंदन में फॉर अब से, आई वॉज नॉट हियर, एंड हुआ कुछ ऐसा था कि अर्चना ने बोला कि अच्छा अगर तुम इफ यू आर सीरियस अबाउट मी देन टेल योर पेरेंट्स अबाउट मी। मैंने 2 बजे रात में फ़ोन कर दिया पापा को, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, मेरे पापा मेरे ही पापा हैं। उन्होंने 2 बजे अर्चना के पापा को फ़ोन कर दिया, बोले कि बच्चे शादी करना चाहते हैं, शादी तय कर देते हैं। अरे एंड आई वाज इन लंदन। अब हम तो क्या वहाँ के टाइम के हिसाब से बात कर रहे थे, मुझे थोड़ी पता है यहाँ पे 2 बज रहे हैं रात के। सो उन्होंने अपना बात कर ली, एंड शी सेड, सुबह उठी तो उसके पेरेंट्स ने बात की, एंड शी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग सेइंग दैट कि अरे ये तो आपके पापा ने बात कर ली। मैंने कहा तो तुमने बोला था बात करो, मैंने कर ली, मैं मजाक थोड़ी कर रहा था। एंड मैं मैटर ऑफ फैक्ट ही बोल रहा हूँ कि आपने बोला था मैंने कर ली बात, हो गया वो, अब क्या करें, अब संभालो। तो लाइक दे आर कमिंग हियर, मैंने कहा तो आएंगे, तो उनका काम है आना। सो देन दे केम हियर, मैं यहाँ नहीं था, अर्चना यहाँ थी और मैं लंदन में था, वो आए थे, चलो हम रोका कर लेते हैं, जब वो वापस आएगा देन विल फिगर आउट बाकी की चीज़ें। लाइक ओके, व्हेन दे केम हियर, तो वहाँ पे हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि अगर पहले होता था ऐसा कि, क्योंकि पहले क्या होता था कि लड़के अक्सर या तो काम के लिए बाहर होते थे या युद्ध में बाहर चले जाते थे, लड़ाई जब जंग होती थी तो राजपूत होते थे वो। हमारे वहाँ पर पूरा एक कल्चर ऐसा था कि अगर पीछे कोई लड़की पसंद आ रही है तो नारियल को लड़के का रूप मानकर उससे उनका रोका कर दिया जाता था। अब वो ले आए वो चांदी का नारियल एक साथ में, वो शगुन का, अब वो रोका कर रहे हैं, अर्चना के साथ में बिठा दिया उसको नारियल को, सब चल रहा है। तो एंड हर पेरेंट्स आर अमेज्ड, हो क्या रहा है ये, लड़का कहाँ है, लड़का किधर, पड़ोसी भी आया पूछने लड़का कहाँ है, वो ये रहा ये नारियल है, ये लड़का है। एंड दे वर अमेज्ड बाय इट, एंड बाद में उनको सब पापा ने बताया ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। आई थिंक तो मेरा रोका ऐसे होता है, वो रुक गई फिर चांदी के नारियल के साथ। आई थिंक चांदी देख के रुक गई होगी। अब तो लाइफ पार्टनर है। सर कल्चर डिफरेंस कितना एंजॉय कर रहे हो आप लोग? बहुत बहुत यार, बहुत मजा आता है। हर पेरेंट्स आर वेरी चिल्ड आउट। एक तो क्या कि मुझे कल्चर देखने को मिला है, दे आर फ्रॉम हियर, वो वैसे ही बहुत चिल्ड आउट है लाइफ में। ऊपर से दे आर लाइक कैथलिक्स, एंड और मिक्स्ड कल्चर है, मतलब कहने को कैथलिक्स हैं पर वो उतने हिंदू हैं, सब चीज़ अच्छा। हिंदू तरीके से होती है घर में।
दिवाली भी मनाते हैं, सब कुछ होता है, एंड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स ऑल्सो। फर्स्ट टाइम मैं चर्च भी गया तो मैंने देखा अच्छा ऐसे सब होता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट ना कभी उन्होंने मुझे कुछ बोला कि ऐसा कुछ है, हमारा कल्चर फॉलो करो या कुछ करो या करना, कुछ भी नहीं। इफ यू वांट टू कम कम, अदरवाइज फेयर इनफ, इट्स ओके। अर्चना लाइक आई एम अ आर्डेंट बजरंगबली फॉलोअर, तो मेरी एवरी हनुमान जन्मोत्सव की पूजा होती है, इलेबोरेट पूजा होती है। शी डज इट, अब तो वही करती है इतने सालों से वो पूजा, शी ओनली ऑर्गेनाइजेज इट, वही सब ऑर्गेनाइज करती है, दिवाली की पूजा हो सब कुछ वही ऑर्गेनाइज करती है। सो कल्चरल डिफरेंस मुझे मजा आता है इन टॉकिंग, और प्लस उनका वो वहाँ के बहुत सारे उनके साइड से लोग आते हैं, लाइक बहुत सारे ब्रदर्स, तो उनके साथ बैठ के बात करने में बड़ा मजा आता है, सीखने को मिलता है एक तो इतना कुछ, और प्लस यू नो दे फाइट वेरी वेरी क्यूटली। ऐसा कैसे होएगा, अभी मैं बोलूंगा तो ऐसा होएगा, मैंने कहा अरे ऐसे कैसे होता है हमारे यहाँ, तो ऐसा कैसा होता है तुम लोग के यहाँ पे, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। सो इट्स अ कल्चरल एक्सचेंज दैट हैपेंस एंड इट्स फन, लॉट ऑफ फन, एंड आवर पेरेंट्स आर वेरी चिल्ड आउट, दे आर लाइक वेरी मतलब वो एकदम दोस्त जैसे हैं, लिटरली लाइक फ्रेंड्स दे आर, स्पेशली अ फादर, लाइक माय फादर इन लॉ, ही इज लाइक अ किड, टोटली लाइक अ किड। और उनके साथ में मैं कंधे पे हाथ डाल के एंड आई विल टेक हिम टू अ मूवी, एंड ही इज अ मूवी बफ, तो आई एंजॉय वॉचिंग पिक्चर्स। ऐसी कोई नई फिल्म नहीं है जो उनको थिएटर में नहीं देखनी है, सो ही मेक श्योर दैट ही कम्स टू आवर प्लेस जस्ट टू गो टू द मूवी। वो आते इसीलिए हैं कि हमको साथ में पिक्चर देखने जाना है, so that is the plan, so then we go together for the movie and साथ में मजा आता है बहुत। सर माइथोलॉजी शोज आपने बहुत करे हैं, क्या कनेक्शन शुरू से रहा है? बिकॉज सिया के राम आपने किया है, और सिया के राम में आपके मुकुट शुरू से आप इनटू हैं या फिर? नहीं, कनेक्शन तो शुरू से ही है, आई थिंक हिस्ट्री से। आई लव्ड हिस्ट्री व्हेन आई वाज अ किड, आई टू यूज रीड लॉट ऑफ बुक्स। दूसरा कि घर में मेरे बहुत बुक्स थे, बुक्स के अराउंड ही भला बड़ा हूँ मैं। सो माई फादर इज़ एन आर्डेंट रीडर और वो राइटर हैं, तो वो जब ब्यूरोक्रेट भी थे तो वो लिखते थे, उनके कविता के संकलन है, गज़लों के संकलन है, तो वो लिखते थे, राइटर हैं। सो घर में किताब बहुत थी, मैंने कभी मेरे पापा को विदाउट अ बुक सोते हुए नहीं देखा। सो आई थिंक वो हैबिट मेरे अंदर आ गई, क्योंकि घर के आसपास इतनी किताबें थी तो मैं वो पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ। तो उसमें सब तरह की किताबें थी, लिटरेचर था, एपिक्स थे, गीता थी, गीता के इतने सारे वर्जन्स थे, रामायण थी, हर तरह की किताबें थी, वेद थे, तो वो पढ़ पढ़ के मैं बड़ा हुआ। तो आई थिंक बचपन से जब आप वो पढ़ के बड़े होते हैं तो आपका ब्रेन वैसे ही फंक्शन करना शुरू करता है, तो यू गेट कंडीशनड, आपका बचपन से आपका दिमाग कंडीशन हो जाता है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इट सबकॉन्शियसली कि ये हो, और जब भी इस तरह का कुछ आता है तो ये मैंने पढ़ा हुआ होता है पहले से। तो आई थिंक व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ अ मेकर, मुझे पता होता है, जैसे चंद्रगुप्त की बात है तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे पहले से पता था बहुत कुछ चीजें उसके बारे में। सो आई कुड क्रिएट दैट पर्सनैलिटी इन माई हेड इवन बिफोर गोइंग ऑन टू द फ्लोर। आई थिंक दैट कम्स इन हैंडी। जैसे सिया के राम की बात है तो ऑब्वियसली और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जब हम हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, अगर हम उनमें बिलीव नहीं करते हैं तो हम कभी उन्हें अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाते। हमें उनमें बिलीव करना जरूरी है, एज एन इंडिविजुअल बिलीव करना जरूरी है। आप क्राफ्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते वहाँ पे, स्पेशली व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग समबडी लाइक राम। हाँ, तो आप क्राफ्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, यू हैव टू बिलीव इन राम, तभी आप कर पाएंगे। एंड आई थिंक जैसे आपने बोला कि मैं आई एम अ डिवोटी ऑफ हनुमान जी, सो आई थिंक वो सिया के राम में मैं कर भी इसलिए पाया क्योंकि मैंने उसे कभी एज एन एक्टर अप्रोच ही नहीं किया, आई अप्रोच इट लाइक अ डिवोटी, मैंने भक्त के जैसे ही अप्रोच किया, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई कुड पोर्ट्रे इट लाइक दैट। सर जब भी आपका नाम आता है तो सिया के राम तो जरूर लोगों के दिमाग में आता है, राम आता ही आता है। जब आप बाहर निकलते थे तो कैसा फैंस का रिएक्शन होता था, कैसे वो फैंस आते थे भागे भागे, क्या होता था, कुछ याद है आपको? कोई फैन वहाँ एयरपोर्ट्स पे पैर छूना और प्रणाम करना, बड़े बुजुर्ग स्पेशली उन लोगों का जब वो पैर में आके पैर छूते थे तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था हमेशा उस समय, पर बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। और आई थिंक वो उस समय एक्टर नहीं देख रहे होते, इंडिविजुअल नहीं देख रहे होते हैं, वो उनका भाव है, वो उनकी श्रद्धा है, वो राम देख रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ऊपर शायद श्री राम की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि ऐसा मुझे करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, और इस तरह से लोगों ने रिसीव कर आज भी इतना प्यार करते हैं। आज भी 100 में से 70 लोग राम ही बोलते हैं, और आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग है उनकी।
आपकी एक फिल्म है केजडी जो फेस्टिवल में भी गई है, उसमें आपने ट्रांसजेंडर का किरदार प्ले किया, कितना चैलेंजिंग था बिकॉज फिजिकली काफ़ी वो अलग है। आप कैसे आपने बॉन्ड बनाया उनके साथ, कैसे आपने स्क्रिप्टिंग सब कैसे करी? खिचड़ी वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी, और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने और अर्चना ने सोचा कि अब हम फिल्म प्रोडक्शन में जाएंगे। और वो कहानी जो है वो पापा ने मुझे दी थी, शॉर्ट स्टोरी पे वो एक पेस्ट है। तो ये सेट कि मैंने पढ़ी है, कहानी पढ़ ले अगर अच्छी लगे तो। सो आई रेड इट, एंड व्हेन आई रेड इट स्टेड विद मी, वो रह गई मेरे जहन में। फिर मैंने वो कहानी अर्चना को दी, अर्चना ने पढ़ी, पढ़ के उन्होंने भी एक ही चीज़ बोली कि अगर पहली फिल्म बनानी है तो वो ये होनी चाहिए। एंड आई जस्ट माई लेटर एंड सेट कि आई फेल्ट द सेम थिंग। और फिर हमने उसको लिखना शुरू किया, तो 1.5 साल कुछ हमें लगा स्क्रिप्ट बनाने में। स्क्रिप्ट बनाई हमने 1.5 साल तक। उसके बाद हमने उसे फ्लोर पे डाला, पर डालने के पहले हमें पता था कि इसका प्रेपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मुझे फिजिकली ट्रांसफॉर्म होना था और मुझे इमोशनली ट्रांसफॉर्म होना था, साइकोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म होना था। तो वो उतना समय चाहिए था और उतना मुश्किल था। वो बहुत ही ग्रूलिंग 6 महीने थे वो मेरे लाइफ के, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था मेरे पास में करने के लिए कि इस तरीके से मुझे इसे करना है या उस तरीके से मुझे इसे करना है। एकदम ही ऐसा जोन था जो एलियन जोन था मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। सो वो करने में, वहाँ तक पहुँचने में, फिजिकली ट्रांसफॉर्म होने में 6 महीने लगे। और आई थिंक वो ना सिर्फ मैं फिजिकली ट्रांसफॉर्म हुआ उस समय, मैं एज एन एक्टर बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाया वहाँ पर। मैं ये समझ पाया कि मैं अपने बाउंड्रीज कितने पुश कर सकता हूँ। मैं ये समझ पाया कि मुझे क्या चीज़ें हैं जो अनलर्न करनी है। बहुत सारी चीज़ें तोड़नी पड़ी जो उस वक्त तक सीखी थी, एज एन एक्टर जो सीखी थी, जो क्राफ्ट पे आप डिपेंडेंट होते, जो क्राफ्ट सीखा था, वो सब कुछ धीरे 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 अनलर्न किया, वो सब कुछ तोड़ा एंड देन बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आपने शोज करे हैं, फिल्म्स करी है, अब तो फिल्म डायरेक्ट भी करी, लेकिन रियलिटी शो आपने झलक दिखलाजा किया है, बाकी रियलिटी शोज क्यों नहीं? बिग बॉस, अब तो बहुत सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं, देखिए, क्या रीजन था? एक रीज़न बहुत सिंपल सा है कि झलक इज वॉज अ काइंड ऑफ अ शो जिसमें मुझे अपना एक आर्टिस्टिक फ्लेयर डिफाइन करने का मौका मिला। इट वॉज अबाउट डांस, और डांस सिर्फ करना नहीं था, सीखना था, वो मेरा लालच था। तो मैंने बहुत सारे डांस फॉर्म सीखे उसमें। अगेन वट एवर दैट आई डू, उसमें मुझे कुछ, या तो मैं उसमें कुछ ऐड कर पाऊँ या वो मुझ में कुछ ऐड कर पाए। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग ऑलवेज, कुछ वैल्यू एडिशन हो मेरे अंदर हो और मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ उस चीज़ में, तब वो एक्सचेंज में मज़ा आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रियलिटी शोज आई थिंक आई एम नॉट कट आउट फॉर देम। इट्स अबाउट व्हाई यू आर, से दूर रहना, ये नो कंट्रोवर्सी से दूर है। कंट्रोवर्सी तो क्या है, वो तो लोग बना ही लेंगे कैसे ना कैसे करके। शोर होता है तो तभी होता है जब आप मशहूर होते हैं, तो वो ठीक है। कंट्रोवर्सी इज नॉट व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ। आई थिंक इट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, इट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ। मुझे वो नहीं चाहिए, मेरी वो यात्रा नहीं है। मेरी जर्नी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, मेरी जर्नी है कुछ ढूंढने की, कुछ आर्टिस्टिक ढूंढने की, कुछ क्रिएटिव ढूंढने की, कुछ नए आयाम ढूंढने की, कुछ नए किरदार ढूंढने की, कुछ नए किरदार कहने की, कुछ अच्छी कहानियाँ कहने की। तो मैं उसके लिए यहाँ पर आया था। मैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप वापस से कनेक्ट करते हैं उसको जो मेरे पिता ने कहा था, चकाचौंध के लिए मैं यहाँ नहीं आया था। तो वो मेरी जर्नी नहीं है, और जो लोग उसके लिए यहाँ आए हैं, कुडोज टू देम। आप अपनी जर्नी कीजिए, यात्रा कीजिए। बहुत ही आपके लिए, मतलब आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी। उसके लिए भी बहुत गट्स चाहिए, और वो भी एक तरह की क्लैरिटी है लाइफ में कि भाई ये मुझे करना है। तो कुछ सही गलत नहीं है, आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं उसके लिए यहाँ पर आया। बट कभी सर इन फ्यूचर कभी माइंड चेंज हुआ तो आप जाना नहीं हो चाहेंगे? पाएगा, नहीं हो नहीं पाएगा हो- माइंड चेंज, अभी तो नहीं हो पाएगा। आगे का नेवर से नेवर, बट अभी तो नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि मुझसे पूछा नहीं गया है पहले कभी, या मेरे पास वो ऑफर नहीं आया है। सर कौन से शो का आया था जी? सभी का आया सभी है, का? हाँ सभी का आया है, हर साल आता है इनफैक्ट। और फ्रेंड्स हैं जो उसको कंडक्ट करते हैं अंदर से, तो दे इन ऑफिशियली भी पूछ लेते हैं कि यार इस बार करोगे क्या? मुझे पता है नहीं तो करेगा, तो करेगा क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं कर पाऊंगा। सो सी इट्स अगेन आई से व्हाट आई से कि वैल्यू एडिशन होना चाहिए कुछ मेरे जीवन में। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इवन इफ आई एम डूइंग अ क्रिएटिव वर्क, मैं अगर कोई कहानी भी कह रहा हूँ
और मैं, या अगर समझ लीजिए मैं कोई रियलिटी शो कर रहा हूँ, तो मैं अपने लाइफ का ना 6-7 महीना उस चीज़ को दे दूंगा. आई कैन नेवर गेट बैक दो 6 months. Then what am I investing in? That is important for me. I will earn money, I will earn name, I will earn fame. और मुझे उतना पैसा नहीं चाहिए लाइफ में, मेरे पास है उतना आराम से. सो मेरी नीड और वांट, मुझे दोनों का डिफरेंस भी पता है, और मुझे ये भी पता है मुझे किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं है. सो आई थिंक दैट डिफरेंस आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट. एंड इफ आई एम इन्वेस्टिंग और मैं किसी चीज़ में अपना समय दे रहा हूँ विच आई विल नेवर अर्न बैक, दैट इज़ मोर प्रेशियस टू मी. सो उसका मुझे वर्थ होना चाहिए मेरी नज़र. सो उसका वर्थ पैसे से काउंट नहीं करता मैं, एक्सपीरियंस से काउंट करता हूँ. एंड दैट एक्सपीरियंस नीड्स टू बी वंडरफुल, इट नीड्स टू बी एज पर व्हाट आई वांट. तो इसलिए आई थिंक बिकॉज इंडस्ट्री में ऐसे लोग कहते हैं कि रियलिटी शो करो तो एक आपके करियर को किक मिलता है, कि काम मिलने लग जाते हैं. वही ना, क्या काम मिलने हैं. मतलब True. म्यूजिक वीडियो करना है हाँ. आपको क्या करना है. सो इट्स अबाउट दैट क्लैरिटी. और ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं मिल रहा है तो मुझे वो करना पड़े या किक लेना पड़े. रादर देन दैट, लाइक आई सेड, I'll go to 10 directors, हाँ. I'll sit in front of them and I'll tell them कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा, मुझे आप काम दीजिए. I think that is what I'll prefer doing rather than doing this. हाँ, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया, लगा कि भाई अब तो पैसे ख़त्म हो गए हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा कुछ, तो फिर then might leverage. बट मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कुछ होने वाला है, बिकॉज मैं और अर्चना दोनों बहुत क्लियर हैं एक चीज़ को लेकर कि और उसी के चलते हुए हम लोगों ने इतना समय से वी वर बिल्डिंग समथिंग अप फ्रॉम ग्राउंड अप. 4-5 साल से हम लोग कुछ बना रहे थे, जिसका पहली चीज़ जो बाहर आई वो खिचड़ी है. एंड बहुत समय से हम लोग वो काम कर रहे थे ताकि अगेन एज एन एक्टर ना, एक कलाकार हमेशा ना किसी दूसरे की मर्जी पे होता है. उसके लिए कोई कहानी लिखेगा, उसके लिए कोई फिल्म बनाएगा या कोई भी चीज़ बनाएगा, उसके लिए कोई डायरेक्ट करेगा, कोई एडिट करेगा, कोई कुछ करेगा. सो यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स. सो टू चेंज दैट देयर इज ओनली वन थिंग, दैट यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन थिंग. उसके लिए वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम ग्राउंड अप. ऐसा नहीं है कि आपको लोगों के साथ में काम करने में मज़ा नहीं आता, बट देन यू कैन से नो टू 10 थिंग्स एंड डू दैट वन थिंग जहाँ पर आपका मन करे. सो दैट्स द फ्रीडम दैट आई वांटेड टू हैव. बट सर, इंडस्ट्री में आपके जो करीबी, आई गेस एक ही भाई हैं शायद, विशाल की मैं बात कर रही हूँ, वो खतरों के खिलाड़ी 15 में जा रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? आपको, आपके पास कॉल आया या फिर कुछ बात हुई? नहीं, उसके जाने के एक दिन पहले बात हुई थी, अर्चना से बात हुई थी उसकी, बट वो उसकी जर्नी है, उसको करने दीजिए, वो उसकी यात्रा है, उसको बड़ा मजा आता है सब करने में. अरे जीत के आओ, और क्या बढ़िया, अपना हाथ पैर मत तुड़वाओ, जीत के आओ, अच्छे से करो, सबसे तमीज़ से बात करो, अपनी बेइज्जती मत करवाओ, बहुत अच्छे से आओ और अच्छे से अपना मान बना के आओ, हमारा भी नाम करके आओ, खूब रोशन करो नाम. आपकी बात नहीं हुई उनसे? बात हो नहीं पाई मेरी, क्योंकि मैं खिचड़ी में बिजी था. आई थिंक इट हैपेंड 2 days बैक एंड फोर्थ में हो गया वो सब चीज़. अर्चना से बात हुई थी उसकी फ़ोन पे, मुझसे नहीं हो पाई, मैं इसमें बिजी था, उसने अर्चना से बात की. तो मोस्टली वो उसी से बात करता है ज़्यादा, वो मुझसे फ़ोन भी नहीं करता है, तो उसी को करता है फ़ोन. भाभी है, भाजी ऐसा हो गया, भाजी वैसा हो गया. तो इज़ मोर क्लोज टू हर एंड शी इज़ लाइक मोर ऑफ अ फ्रेंड. मतलब वो हर चीज़ की एडवाइस ले लेना उनसे, डांट भी देती है, उसको डांट भी खा लेता है, फिर बोल देता है. तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी, मतलब एक अलग ही रिश्ता है. सो फैमिली मैन. हाँ, वो एक अलग रिश्ता है. वो 6 महीना गायब रहेगा, फिर एक दिन फ़ोन करेगा, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ जाओ. फिर आएगा, फिर 6 महीना क्या किया वो पूरा बताएगा, एक एक चीज़ बताएगा. फिर देन वो बताएगा मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, फिर खुद रोएगा भी, हंसेगा भी. सो इट्स लाइक दैट. सो वी आर लाइक क्लोज टू हिज पेरेंट्स ऑल्सो एंड हिज फैमिली ऑल्सो. सो वो इट्स अ वेरी डिफरेंट relationship. It has nothing to do with our professions. It has nothing to do with what he is doing or what we are doing. It's like वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है, and whenever we meet, we pick up from where we left. और वो इसलिए भी है क्योंकि वो उस तरह की सोल है. He is a very free spirited person और कोई उसे बांध नहीं सकता है. और हम उड़ो भाई, फिर वही है, वो घूम फिर के वापस आ जाता है, फिर उड़ता है, फिर आ जाता है. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव. और मैं उसे वो स्पेस, वो आज़ादी दे के रखता हूँ कि भाई तुम जाओ, उड़ो फिरो, 10 जगह गिरोगे, फिर आओगे, फिर आके बात करोगे. सो एंड ही नोज दैट, ही ऑलवेज
has somebody to fall back on, and that's the safety, security हाँ. that we give him, and that's the relationship. सर के साथ एक चैलेंज करने वाले हैं कि वो कैसे इस चैलेंज को लेते हैं और कैसे एक सटीक जो लाइन होती है वो हमें बोलते हैं. अंतर्द्वंद्व. So अंतर्द्वंद्व means inner conflict. और इसका एक डायलॉग हो सकता है, मेरे भीतर के अंतर्द्वंद्व को तुमसे अधिक और कौन समझेगा सीधे. रिकॉल होगा आई गेस फैंस को. वचनबद्ध मीन्स बाउंड बाय प्रॉमिस. राम जो थे वो वचनबद्ध थे. उन्होंने वचन दिया था अपनी माँ को कि वो वनवास जाएंगे, तो वो वचनबद्ध थे, इसलिए वो वनवास गए. अब नेक्स्ट है क्रोधाग्नि. ये तो सब वहीं से आ रहे. क्रोधाग्नि. so क्रोधाग्नि इज फायर ऑफ एंगर, एंड क्रोधाग्नि वुड बी, मेरे भीतर जल रही क्रोधाग्नि तभी शांत होगी जब मैं अखंड भारत बना लूंगा. प्रतिशोध. ये तो प्रतिशोध इज बदला. मेरे प्रतिशोध की आंधी तभी रुकेगी जब मैं अपने गुरु का प्रतिशोध पूर्ण कर लूंगा. त्रिकालदर्शी. ओहो, त्रिकालदर्शी. मतलब चारों कालों में देखने वाले, तीनों कालों में देखने वाले. त्रिकालदर्शी इज महादेव हैं त्रिकालदर्शी. स्वाधीनता. मेरी स्वाधीनता की पराकाष्ठा तब होगी जब मैं अपने सपनों को स्वयं पूर्ण कर पाऊंगा. आपने ऑलमोस्ट धर्म संकट इज ऑब्वियसली, पर जब आप एक उधेड़बुन में होते हैं जीवन में, ये करूं कि वो करूं, तो धर्म संकट. राम के सामने धर्म संकट तब आया जब सीता के ऊपर प्रश्न उठाया गया. सर अभी भी एज अ पर्सन मैं पूछूं, अभी भी धर्म संकट में आप पढ़ते हैं तो कैसे बाहर निकलते हैं? क्या है वो एक जो आप हमें बताना चाहो? बहुत कम धर्म संकट में पढ़ता हूँ मैं, बिकॉज क्लियर हूँ. हाँ, मैं बहुत क्लियर हूँ लाइफ में. बहुत कम धर्म संकट में आया हूँ. एक दो बार आया हूँ, पर आई थिंक तब मैं छोड़ देता हूँ टाइम के ऊपर. ओके, सो लास्ट आत्म मंथन, ये मैं रोज बहुत करता हूँ. थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू डियर. थैंक यू सो मच.